गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ एसएस। हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ वोल्केनोज। वोल्केनोज कितने टाइप के होते हैं? 3 तरह के ज्वालामुखी होते हैं बेटा, एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट। Active volcano is the one in which continuous volcanic activity occurs and eruption can take place anytime. For example, Mount Etna and Stromboli. एक्टिव वॉल्केनो में लगातार वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होती रहती हैं और इरप्शन कभी भी ज्वालामुखी का विस्फोट हो सकता है। माउंट एटना और स्ट्रोम्बोली जो दोनों इटली में, ये एक्टिव वॉल्केनो के अच्छे एग्जांपल हैं। डोरमेंट वॉल्केनो इज़ द वन विच हैज़ नॉट इरप्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम बट इट मे इरप्ट एनी टाइम। प्रसुप्त ज्वालामुखी या कहते हैं डोरमेंट को, एक्टिव को कहते हैं बेटा स्करिय। अब जो प्रसुप्त ज्वालामुखी है ये काफ़ी लंबे समय से नहीं इसमें इरप्शन हुआ होता है, लेकिन ये फ्यूचर में कभी भी इरप्ट हो सकता है। माउंट फ्यूजियामा जापान और वेसुवियस इन इटाली ये एग्जांपल हैं डोरमेंट वोल्केनो के। एक्सटिंक्ट वोल्केनो ये वो वोल्केनो है विच हैव नो रिकॉर्ड ऑफ इरप्शन, जिनमें इरप्शन का कोई रिकॉर्ड नहीं है और फ्यूचर में इनके इरप्शन की कोई पॉसिबिलिटी या संभावना नहीं है। केनिया का माउंट केनिया और अर्जेंटीना का जो अकानकागुआ है ये एग्जाम्पल है एक्सटिंक्ट वोल्केनो के। मोस्ट ऑफ द एक्टिव वोल्केनोज ऑफ द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन सर्कुलर बेल्ट। ये सर्कुलर बेल्ट है बेटा, देखो जो कहाँ है, पैसिफिक ओशन में, जिसको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। सम वोल्केनोज आर ऑल्सो फाउंड इन द मेडिटेरेनियन सी एंड कैस्पियन सी। जो मेडिटेरेनियन सी है यहाँ पर भी पाए जाते हैं और इनको कहा जाता है मिड वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट। नेक्स्ट है हमारे अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक्स आर सडन वाइब्रेशन इनसाइड द अर्थ क्रस्ट कॉज्ड बाय द इंटरनल फोर्सेज ऑफ द अर्थ। अर्थक्वेक्स सडन अचानक से जो वाइब्रेशन होती है अर्थ की क्रस्ट के नीचे अंदरूनी बलों के कारण, उनको अर्थक्वेक कहा जाता है। द पॉइंट वेयर द अर्थक्वेक्स ऑरिजिनेट्स इनसाइड द अर्थ के नीचे जहाँ से अर्थक्वेक शुरू होता है उसको फोकस कहा जाता है। अर्थक्वेक वाइब्रेट स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम द फोकस से जो वाइब्रेशंस होती हैं वो सभी दिशाओं में फैल जाती हैं। द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस विच इज़ डायरेक्टली अबव द फोकस इज एपिसेंटर। फोकस के बिल्कुल ऊपर अर्थ के सरफेस पे जो पॉइंट होता है उसको एपिसेंटर कहा जाता है। दिस प्लेस एक्सपीरियंसेस द मोस्ट डैमेज ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। और जो एपिसेंटर होता है यहाँ पर अर्थक्वेक के दौरान सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। अर्थक्वेक ट्रेमर्स आर रिकॉर्डेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सिस्मोग्राफ। अर्थक्वेक के ट्रेमर या हिलोरे को हम एक यंत्र के द्वारा मापते हैं जिसको सिस्मोग्राफ कहा जाता है। मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय रिक्टर स्केल। द नंबर ऑन द स्केल range from 0 to 9. Earthquake of magnitude 7 or above are very destructive and cause heavy damage to life and property. अब देखो जो ये अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड है या फिर तेज़ी है, इसको हम रिक्टर स्केल पे मापते हैं और इस पर 0 से 9 नंबर रेंज होते हैं, लिखे होते हैं। 7 से ज़्यादा मैग्नीट्यूड का जो अर्थ स्केल होता है वो बहुत विनाशकारी होता है और जीवन और संपत्ति को बहुत नुकसान पहुंचाता है। सिस्मोलॉजी अर्थक्वेक की स्टडी की साइंस को कहा जाता है और जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं लैंड फॉर्म्स की स्टडी को। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारा केस स्टडी द भुज अर्थक्वेक। भुज अर्थक्वेक के बारे में दे रखा है। इट वॉज 51st Republic Day in India. A massive earthquake struck at 8:46 in the morning, centered near the Bhuj in Gujarat. Its epicenter was in area called Lodi, 20 km from Bhuj, and with the magnitude of 7.9 on Richter scale, it is one of the 2 most deadly earthquakes to strike in India. It's रिकॉर्डेड हिस्ट्री। अब देखो भारत का 51वां रिपब्लिक डे था, मीन्स 26 जनवरी था और सुबह 8:40 पर गुजरात का जो भुज है उसके नज़दीक बहुत तेज़ अर्थक्वेक के जो वाइब्रेशंस हैं वो रिकॉर्ड किए गए। इसका जो एपिसेंटर था वो भुज से 20 किलोमीटर दूर लोधी नामक जगह पर था और इस रिक्टर स्केल पर जो इसकी तीव्रता थी, इसका जो मैग्नीट्यूड मतलब तीव्रता 7.9 थी और भारत में ये अब तक का दूसरा सबसे खतरनाक अर्थक्वेक रिकॉर्ड किया गया। ऑरिगन इसका मूल स्थान कहा था। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक, मोस्ट मेजर अर्थक्वेक हैपन along the boundaries of the lithospheric plate. The Bhuj earthquake, however, is an exceptional event. It is considered an interplate earthquake
because it occurred at a great distance from the plate boundary when two continental plates collided and began to rub. Low pressure created in this area which was eventually related creating an earthquake. अब देखो प्लेट टेक्टोनिक्स की जो थ्योरी हमने पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग ज़्यादातर जो अर्थक्वेक हैं वो लिथोस्फेरिक प्लेट्स की बाउंड्रीज पर आते हैं। भुज अर्थक्वेक ये एक अपवाद था, एक्सेप्शन था, क्योंकि ये कहाँ स्थित है, ये जो प्लेट्स बाउंड्री है उससे काफ़ी दूर स्थित है। इसको एक इंटरप्लेट अर्थक्वेक, प्लेट्स के नीचे बाउंड्री से बहुत दूर जो अर्थक्वेक है वो इसको कहा गया। जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स टकराई और इन्होंने आपस में रब करना शुरू कर दिया तो बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हुआ और इस प्रेशर के कारण अर्थक्वेक भुज में आया। इफेक्ट क्या हुआ देखो, अर्थक्वेक बहुत ही विनाशकारी था, बहुत सारे लोगों की जान चली गई और प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ। ऑल द डिस्ट्रक्शन ऑकर्ड इन गुजरात एंड पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न पाकिस्तान, भुज वाज द मोस्ट डिवास्टेटेड टाउन। अब देखो गुजरात और पूर्वी पाकिस्तान में जितना भी विनाश हुआ उनमें भुज में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। लगभग अहमदाबाद जो गुजरात की व्यापारिक राजधानी है इसमें भी काफ़ी नुकसान देखने को मिला। 3000 से ज़्यादा लोग थे वो इसमें मारे गए, उन्होंने अपनी जान खो दी। लगभग 1,50,000 जो लोग थे वो घायल हो गए और मिलियंस ऑफ स्ट्रक्चर्स, लाखों जो इमारतें हैं वो ढह गई और बहुत सारे जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स थे वो भी उनको भी काफ़ी नुकसान हुआ। लगभग 9th सेंचुरी एडी तक के जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट थे वो भी काफ़ी नष्ट हो गए। इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइंस, फ़ोन लाइंस, वाटर पाइपलाइंस पर नॉक डाउन। जो बिजली की तारें थी, फ़ोन लाइंस थी और पानी की जो पाइपलाइंस थी वो काफ़ी समय तक बंद पड़ी रही। टोटल प्रॉपर्टी डैमेज, जितना भी प्रॉपर्टी डैमेज हुआ भुज में वो था $5.5 बिलियन। ठीक है बेटा। रिलीफ ऑफ ऑपरेशंस क्या किए गए, राहत के कार्य। द अर्थक्वेक ट्रिगर्ड ऑफ प्रॉम्प्ट रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस। A state of emergency was declared in the earthquake zone by the Pakistan. Many voluntary organizations also helped the government, which provided aid to the affected families for reconstruction of their houses. People all over the country as well as foreign agencies donated generously for relief and rehabilitation of the affected areas. अब देखो जो अर्थक्वेक था इसके कारण बहुत ज़्यादा मात्रा में राहत और बचाव कार्य चलाए गए। अब आपातकालीन स्थिति की घोषणा कर दी गई पाकिस्तान में और साथ साथ भुज में भी बहुत सारे लोगों ने वॉलंटियरली होता है अपनी मर्ज़ी से जो लोग सामने आते हैं। अब देखो कुछ लोगों ने साथ साथ अपनी मर्ज़ी से सामने आए और कुछ सरकार थी उन्होंने भी जो प्रभावित परिवार थे उनके घरों के पुनर्निर्माण के लिए काफ़ी मदद की। पूरे देश से और विदेशों से भी जो लोगों ने काफ़ी लोगों के लिए दान दिया इस राहत के कार्य में। और रिहैबिलिटेशन होता है दोबारा पुनर्निवास, जिन लोगों के घर टूट गए हैं उनके घर बनाने में काफ़ी मदद की बेटा। नेक्स्ट हमारा मेजर लैंडफॉर्म्स, मुख्य स्थलाकृतियाँ। द लैंडफॉर्म इज़ बीइंग कंटिन्यूसली worn away by two processes, weathering and erosion. Weathering is breakup of rocks of earth's surface. Erosion is wearing away the landscape by different agents like water, wind and ice. The eroded materials is carried or transported by water, wind, etc. and eventually deposited. This process of erosion and deposition create different landforms on the earth's surface. अब देखो जो लैंडस्केप है, जो हमारी अर्थ की का स्थल सरफेस है वो लगातार दो प्रोसेस से उसमें चेंज आते हैं, वेदरिंग और इरोजन। वेदरिंग में जो रॉक्स होती हैं वो टूट जाती हैं, इरोजन में जो टूटे हुए पार्ट्स हैं उनको हवा बहती या फिर पानी या फिर जो बर्फ़ अपने साथ कहीं और ले जाते हैं। इरोडेड मटेरियल को वाटर, विंड दूसरी जगह पर ले जाकर जमा देते हैं। इरोजन और डिपोजिशन, कटाव और जमाव की जो प्रक्रियाएँ हैं उससे अर्थ के सरफेस पर काफ़ी स्थल आकृतियों का निर्माण होता है। नेक्स्ट हमारा वर्क ऑफ अ रिवर। एक रिवर कैसे काम करती है। रिवर फंक्शन एज एजेंट ऑफ ग्रेडेशन इन 3 वे। रिवर ग्रेडेशन मतलब बदलाव की प्रक्रिया में 3 तरह से काम करती है। दे इरोड रॉक्स, चट्टानों का कटाव करती हैं, साथ में लेकर जाती है कटे हुए इरोडेड मटेरियल को एंड डिपॉजिट और इसका जमाव कर देती हैं अपने लंबे कोर्स मतलब बहाव के क्षेत्र में। ठीक है, ये इसका कोर्स दिखा रखा है बेटा। अपर कोर्स जहाँ ये पहाड़ों से निकलती है, मिडिल कोर्स जहाँ पर ये बीच में बहती है, लोअर कोर्स जहाँ पर ये जाकर
किसी बड़ी नदी में या सागर में मिल जाती है। तो अपर कोर्स देखिए, द रिवर यूजुअली स्टार्ट्स एज अ स्ट्रीम, इट फ्लोज डाउन स्टीप स्लॉप्स, इरोजन इन मेन एक्टिविटी ऑफ दिस रिवर, द रिवर यूजुअली फॉर्म नैरो जॉर्जेस और वी शेप्ड वैलीज। अब जो नदियाँ हैं वो प्राय किसी धारा के रूप में शुरू होती हैं और जो खड़े ढलान है पहाड़ों के, वहाँ से इनकी जो गति है वो तेज़ हो जाती है। रिवर का मुख्य काम होता है कटाव करना, और ये जो रिवर हैं ये अपने अपर कोर्स में क्या करती हैं, वी शेप्ड वैलीज बनाती हैं। ठीक है, वी शेप वैली जोर्ज होते हैं, जोर्ज भी वी शेप्ड वैली को कहा जाता है, जो गहरी घाटियाँ होती हैं। मिडिल कोर्स, द रिवर इज़ यूजुअली जॉइंड बाय tributaries, so it become larger. Erosion and depositional activities are largely balanced at this stage. The river mainly transport large amounts of eroded material. मिडिल कोर्स में जो रिवर है उसको इसकी सहायक नदियाँ भी ज्वाइन कर लेती हैं, ये ज़्यादा बड़ी हो जाती है और यहाँ पर कटाव और जमाव का जो कार्य है वो आपस में इन नदियों में बढ़ जाता है या फिर और भी बढ़ जाता है। जो रिवर है ये बहुत ज़्यादा मात्रा में कटाव किया हुआ मटेरियल अपने साथ लाती है। लोअर कोर्स देखिए, द रिवर फ्लोज वेरी स्लोली। लोअर कोर्स में जो रिवर है बहुत धीरे बहती है। इट मिंडर्स ओवर फ्लैट ओवर ऑलमोस्ट फ्लैट प्लेन्स एज इट नियर्स द सी। अब देखो, मिंडर्स मतलब मुड़ना, ये जो समतल मैदान है यहाँ पर मुड़ती रहती है क्योंकि ये यहाँ पर सीधे नज़दीक आ जाती है। द रिवर मेनली डिपॉजिट लोड्स ऑफ इरोडेड मटेरियल एट दिस स्टेज एज इट्स स्लो मूविंग एंड डज नॉट हैव द एनर्जी टू कैरी ग्रेट लोड्स। अब यहाँ पर ये जो इरोडेड मटेरियल अपने साथ लाई है, कटाव किए हुए जो भी सेडिमेंट साथ लाई है, उनका जमाव करना शुरू कर देती है क्योंकि यहाँ पे धीरे बहती है। अब धीरे बहती है तो उसमें इतनी एनर्जी नहीं है कि इतना भार अपने पानी में उठा कर रख सके। दिस फाइनली ग्रेन डिपॉजिट इज कॉल्ड एल्यूमियम। ये बहुत जो छोटे छोटे जो डिपॉजिट्स होते हैं इनको एलुवियम या जलोढ़ कहा जाता है। एलुवियम इज डिपॉजिटेड अलोंग द बेड एंड अलोंग द बैंक्स ऑफ रिवर। जो एलुवियम है इनको नदी की सतह के साथ साथ और इसके किनारों पर जम जाते हैं। तो बेटा इतना ही पढ़ेंगे, आप पढ़ें, डाउट्स को लाइव क्लास में क्लियर करने का कोशिश करें। कुछ बच जाता हो तो डाउट सेक्शन में भी आप क्लियर कर सकते हैं। सो कीप स्टडिंग एंड हैव अ नाइस डे।